अब बात करते हैं हम लोग आगे रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो रोटेशनल मोशन का चैप्टर हाँ हमारे सामने है ना, ठीक है, इसमें हम लोग एक बात तो समझ में आ रही है कि हम लोग इसको स्टडी कैसे करेंगे। हम लोग इसको स्टडी करते हैं एंगल के बेसिस बेस पे। जो बेस वेरिएबल जो हमारा होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। इसमें जो बेस वेरिएबल होता है हमारा क्या होता है, एंगल होता है। अब रोटेशनल देखो, हम लोगों ने जब ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास दो पार्ट, एक था काइनेमेटिक्स और एक था डायनेमिक्स, ठीक है। इन द सेम वे रोटेशनल मोशन में भी हमारे पास क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। एक पार्ट जो होता है रोटेशनल मोशन में हमारा होता है तो किस तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ये तो समझ में आया कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे, एंगल्स। एक इसमें आ जाता है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमने दो पार्ट में पढ़ाई करनी है, रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है। इसमें हम रोटेशनल डायनेमिक काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो सारी चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमें ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिलती है, ठीक है। जो मान लो कि जैसे कि हम बैठ करके किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो जो चीजें हमको ऑब्जर्वेशन से देखने के लिए मिलती है उसको हम लोग वहां पर देखते हैं, जैसे कि एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब चीजें जो हम लोग, और मान लो अगर रोलिंग हो रहा था तो लीनियर वेलोसिटी भी देख सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन देख सकते हैं। ये सब चीजें हम वहां पे रोटेशनल मोशन में आराम से बैठते हैं और बॉडी को घूमते हुए देखते हैं और उनकी हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमें और काइनेमेटिक्स में हमको इस बात से मतलब नहीं होता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, वो हम नहीं देखते काइनेमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चीज नहीं देखते, वी डोंट सी रीजन बिहाइंड, ठीक है। वी डोंट सी रीजन बिहाइंड मोशन, ठीक है। जैसे कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पर। जैसे तुम लोगों ने शायद, तुम लोगों ने तो नहीं देखी देखी होगी मूवी, लेकिन एक मूवी आई थी, कहते पापा से कोई पूछना, मम्मी से पूछना, अपने टाइम की सबसे हिट मूवी थी शोले मूवी, ठीक है। उसमें जो है ना, एक गब्बर का एक आदमी होता है, उसका नाम सांबा होता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है पहाड़ के ऊपर बैठ जाना, ठीक है, और खाली ऑब्जर्व करना जय और वीरू को, ठीक है। मतलब धर्मेंद्र था और अमिताभ बच्चन था उसमें। बस क्या हो रहा है ना, खाली बस वो खाली उनकी एक्टिविटी को देखता था, वो कोई दिमाग नहीं लगाता था, ठीक है, कि वो एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। मान लो कोई चाय की दुकान पे जा रहा है वो लोग, तो मान लो कोई चाय की दुकान है, रामलाल की चाय की दुकान है, ठीक है। अब वो चाय की दुकान पे गया वहां पे, तो वो खाली देखेगा चाय की दुकान पे गया, वो ये नहीं सोचेगा कि दूसरी दुकान पे क्यों नहीं गया, वो खाली ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग खाली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और याद रखना, फिजिक्स में 6 स्टेप होते हैं जिसमें कि ऑब्जर्वेशन भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट। अब इनके पीछे क्या क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो कि करवाती है ये मोशन, वो हम स्टडी करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी रीजन। रीजन में क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाएगा कि रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या कारण हो सकता है किसी बॉडी के घूमने के पीछे, तुमने बोला फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे एग्जैक्ट फोर्स तो नहीं बोल सकते,
क्योंकि देखो, अगर मान लो हमें किसी बॉडी को घुमाना है, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हें दरवाजे का हैंडल है, ठीक है, और तुमने क्या की, दरवाजा से हिल, ठीक है, तुम कोई है दरवाजे को जैसे करके अपनी तरफ खींच लो और पूरी ताकत लगा दी, ठीक है, तो भी दरवाजा जो है अब खुलता, मतलब कि दरवाजा जो है वो बंद नहीं हो रहा, तुम उसको अपनी तरफ खींच लो, ठीक है, नहीं घूम सकता वो। मान लो व्हील है, ठीक है, व्हील ऐसे, और मैंने किसी ने क्या किया, व्हील पे यहाँ पे फिक्स ऐसा नेल के साथ, मैंने इसको ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया, ऊपर की तरफ खींच लो, ये फिक्स है, व्हील घूम ही नहीं सकता यहाँ पे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स कारण है यहाँ पे व्हील को घुमाने का? नहीं है। ये फोर्स कारण अगर होता तब तो ये घूमता। फिर मैंने बोला कि मैंने फोर्स को ऐसा लगा दिया, मैंने देखा कि व्हील घूमा, तो क्या खाली अकेला फोर्स कारण है कि हमको फोर्स को प्रॉपर डायरेक्शन में भी लगाना होगा? डायरेक्शन भी आ रहा है वहां पे। फिर हमने बोला कि अगर मान लो मैंने इसी फोर्स को यहाँ पे लगाया जहां पे उस व्हील को हमने कांटे से फिक्स करके रखा, डिस्क को मान लो ऐसे करके फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के धक्का लगाया, देखते बहुत मुश्किल से घूमता है, घूमे भी ना अगर हम इस पॉइंट पे आ जाए। तो क्या खाली फोर्स और डायरेक्शन कारण है? नहीं। कहाँ पे लगा रहे फोर्स वो भी कारण है। तो तीनों बातें सामने आ गई कि बॉडी को घुमाने के लिए हमको फोर्स तो चाहिए, फोर्स को प्रॉपर डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स को हम जो अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर डिस्टेंस पे अप्लाई कर, डायरेक्शन पे अप्लाई करना होगा, डिस्टेंस पे भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये तीनों बातें जब आ जाती है तब जाकर के बॉडी जो होता है घूमता है। अब ये तीनों बातों को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेशल टर्म बना करके रखा है, ठीक है, और उस टर्म का नाम हो जाता है टॉर्क। तो पूछा जाएगा कि ऐसा बताओ कौन सी चीज होती है जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स में जो कि रोटेशन के पीछे कारण होती है, तो आंसर है टॉर्क। जैसे ट्रांसलेशन के पीछे कारण था फोर्स, वैसे रोटेशन के पीछे कारण होता है टॉर्क। क्लियर होगी बात सबको? अच्छा। तो हम ये बात तो समझ रहे हैं कि भाई रोटेशन के पीछे कारण अगर कोई फोर्स लेके आता है तो वो गलत बात है, क्योंकि फोर्स लगने पे भी ऐसा हो सकता है बॉडी ना घूमे। तो फोर्स को हम प्रॉपर डायरेक्शन डिस्टेंस पे अप्लाई करें तभी बॉडी घूमता है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रोटेशनल डायनेमिक्स? वी से टॉर्क। टॉर्क कौन से पार्ट पे आता है? रोटेशनल डायनेमिक्स में आता है, ये कारण होता है, ठीक है, मोशन। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स था, यहाँ पे उसका भाई क्या होता है? टॉर्क होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, वो धीरे धीरे मूव करता है, तो हमसे पूछा गया क्यों, तो हमने बोला उसका मास ज्यादा है। इन द सेम वे, मतलब स्लो फास्ट के पीछे फोर्स और मास कारण थे। यहाँ पे हमने देखा कि क्या किसी बॉडी को घुमाना घुमाना आसान है, मुश्किल है, क्या यहाँ पर भी मास पे डिपेंड करता है? तो हम देखते हैं कि मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा बॉडी जिसका ज्यादा मास होता है उसको घुमाना कैसा होता है? मुश्किल होता है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, एक व्हील लिया और इस व्हील को हमने घुमाने की कोशिश की, और हमने व्हील का मास ले लिया 1 kg। फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा व्हील लिया, उसका भी मास कितना है? 1 kg। सेम मास है, लेकिन हमने देखा कि मास सेम होने के बावजूद ये बड़ा व्हील है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा, इसका रिम को थोड़ा पतला बना दिया ताकि दूर तक। हमने देखा कि यहाँ पर इस व्हील को जो घुमाना है ना, वो मेरे लिए पड़ रहा है मुश्किल। तो हमने क्या बोला कि यार कुछ मास के अलावा भी कोई चीज है, ऐसी साइज भी ऐसा है जो कि डिसाइड करता है कि घुमाना आसान है कि मुश्किल है। तो हमने देखा कि किसी चीज को रोटेट करवाने के पीछे आसान है कि मुश्किल है, केवल मास मैटर नहीं करता है, वहां पे ये भी मैटर करता है कि उस चीज का साइज क्या है, ठीक है। बड़ा साइज है, छोटा साइज है, तो वो जो साइज और जो मास मिल करके एक नया टर्म हमने बना दिया, उस टर्म को हमने नाम दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स है। पॉइंट ऑफ देखो रचित, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो तो डिस्टेंस तो हो गया। मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया ऐसे, और अगर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे घुमाना मुश्किल है, यहाँ पे घुमाना आसान है।
ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो डिस्टेंस मैंने बोला दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओनली ना। डिस्टेंस बोला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोला, बात एक ही है। ठीक है, तो तुमको आई थिंक ये क्लियर हो गया कि रोटेशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्योर रोटेशन एंड प्योर रोलिंग। ठीक है, रोटेशन आसान होगा। रोटेशन को हमने आगे कैसे डिवाइड किया है कि भाई हम उस पर काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, डायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे जाकर अभी। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये वाला, ये इसकी कहानी चलेगी। ठीक है, उसके बाद हम इस कहानी में एंटर करेंगे। इसमें इनर्शिया के अलावा और भी चीजें आती है यहाँ पे, जो कि हम लोग जैसे जैसे टाइम आएगा हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, डिस्क पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट जो है, दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू आवर, जो हमने पढ़ लिया ना सर्कुलर मोशन, उसी से ही रिलेटेड है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज के लिए पढ़ लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्क पार्ट। मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, ऐसे एक्सिस है, और ये एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से स्टार्ट किया और घूम करके यहाँ पर पहुंचा। फिर वो पार्टिकल यहाँ से वो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो हमने बोला कि इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, हमारा बेसिक टर्म यहाँ पे जो आपको पढ़ना, बेसिक वेरिएबल थीटा एंगल। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि एक टर्म हमने पढ़ के रखा है। देखो यहाँ पर अभी जो हम पढ़ेंगे ना, ये काफी एनालॉगस होगा। एनालॉगस मतलब मिलता जुलता होगा। ठीक है, इसी रोटेशन और इसमें हम लोग काफी टर्म्स जो है ना कॉमन देखेंगे। जैसे हमने एक टर्म देख करके रखा है एवरेज वेलोसिटी, वो क्या था, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसा भी लिखते थे डेल्टा x बाय डेल्टा टी। यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय डेल्टा टी। ओमेगा एवरेज को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, इस ये एवरेज था। अगर हम बात करते तो हमने एक सीखा था एक टर्म v इंस्टेंटेनियस, मतलब वेलोसिटी एट एनी मोमेंट। उसको निकालने के हम क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। या तो लिमिट लगा देते हम लोग बहुत छोटे से समय के लिए, और इसको हम लिखते थे डी एक्स बाय डी टी। अगर हम बात करते थे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे आ जाएगा, सेम बेसिस, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। लिमिट लगा देते, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसी को लिखते थे डी थीटा बाय डी टी। जैसी चीजें वहां पे थी वैसी चीजें यहाँ पर भी है। इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था, वेलोसिटी का यूनिट था, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, यूनिट था इसका मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाता है, ओमेगा का यूनिट क्या हो जाता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंगल का यूनिट हम क्या लेते हैं, रेडियन। और देखो रेडियन का अगर हम पूछा जाए ना, तो रेडियन एक फर्जी यूनिट है। रेडियन एक्चुअली देखा जाए ना, तो रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होता है, दैट इज सिंपली रेशियो ऑफ टू लेंथ, है ना, आर्क का और रेडियस का रेशियो होता है ये सिंपल। और इसका जो है ना, रेडियन के अलावा, ठीक है, हम इसको कितनी बार एक्सप्रेस करते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में भी करते हैं, दो तरीके से करते हैं। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना हो जाता है,
वन रिवॉल्यूशन मतलब हो जाता है 2 पाई रेडियन। ये चीज याद रखनी। आ, आगे जब सम आएंगे ना तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। वन रिवॉल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो नोट कर जाना। ये सब चीजें तुम लोगों ने सीखी थी सर्कुलर मोशन में, ठीक है। इनफैक्ट एक्चुअली जो रोटेशन पढ़ रहे हो तुम लोग इस रोटेशन चैप्टर में तुम्हारे लिए सब कुछ आएगा। एनएलएम भी आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, वर्क पावर एनर्जी भी आएगा, वो सर्कुलर मोशन भी आएगा, अभी जो सेंटर ऑफ मास भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये समझ लो, ये पूरा का पूरा। जिसको मैकेनिक्स आएगा उसको रोटेशन आएगा, जिसको रोटेशन आएगा उसको मैकेनिक्स आएगा। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग पढ़ते थे वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, कोई बॉडी हमारे तरफ आ रही है, कोई बॉडी हमसे अवे जा रही है, तो वो था ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग, मान लो कोई पार्टिकल अगर मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, हर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो हर एक के पास एंगुलर वेलोसिटी है। और ये तो हमको पता है कि हर एक की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। अगर हर एक की एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो हर एक की डायरेक्शन भी हमको सेम लेना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन कैसे सेम ले सकते हैं हम लोग। मतलब अगर घूम रहा है तो मैं ऐसा क्या डायरेक्शन इसको असाइन करूं हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को कि हर एक का डायरेक्शन मेरे को सेम है। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं सर्कुलर रोटेट कर रहे हैं, हर एक की एंगुलर क्वांटिटी को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी को डायरेक्शन दे दो अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब सोचो अगर मान लो ये मूव कर रहा है, अगर हर एक पार्टिकल ऐसे करके मैंने अगर सबको डायरेक्शन दे दिया अगर अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस हो गई। अगर मैंने सबको डायरेक्शन दे दिया अगर अलोंग द एक्सिस, तब तो मेरा काम अच्छा बन गया ना भाई सब, बिकॉज हर एक पार्टिकल का जो मोशन, जो हर एक पार्टिकल यहाँ पे होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस, ठीक है। तो देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे, देखो सबको डायरेक्शन सेम मिल गया ना। तो पता है यही आइडिया था कि हम एंगुलर सब पार्टिकल के लिए सेम होता है, इसीलिए हम लोग जो होता है ना, जो एंगुलर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस दिखाते हैं, बिकॉज एक्सिस वाली लाइन हर एक पार्टिकल के लिए के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई सबका डायरेक्शन अगर सबको सेम डायरेक्शन मिल जाएगा इससे। तो याद रखना है कि एक कॉमन वर्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंगुलर क्वांटिटीज आर गिवन डायरेक्शन along the axis। अब एक बात यहाँ पे आती है, along the axis तो ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब कैसे इसको पहचाने, ठीक है, along the axis, ठीक है, this is determined by कर्ल रूल, ठीक है। अपने हम लोगों ने पढ़ा भी था, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो जिधर भी पार्टिकल मूव कर रहा हो, ठीक है, और जिधर भी थंब पॉइंट करे, ठीक है, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारे एंगुलर क्वांटिटी का डायरेक्शन, ठीक है। आई थिंक कर्ल रूल तुम लोगों ने लिखा भी था पहले सर्कुलर मोशन में, ठीक है। एक बार खाली समझ जाओ कि अपने फिंगर्स को कर्ल कर दो, ठीक है, जिधर भी पार्टिकल मूव कर रहा हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी थंब पॉइंट करेगा दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर क्वांटिटी। जब मैं एंगुलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद अब हमने अभी सीख लिया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक टर्म की, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कितने किस रफ्तार से चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, एग्जांपल ले लो कि एक मान लो कि एक ऐसे करके हमारा व्हील है, ठीक है, और तुमने क्या किया, व्हील को ऐसे करके धक्का मारा, और ये वाला एक पॉइंट था, यहाँ पे व्हील घूम करके यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है, और अभी रेस्ट पे था, और इसका एक रेडियन ये एंगल घूम करके यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पर जब नापा इसकी स्पीड को, ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी ये थी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड। मतलब हमने अगर यहाँ से धक्का मारा, ठीक है, 1 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको आगे जाने में भी 1 रेडियन जाने में कितना समय लगेगा, अभी 1 रेडियन, 1 सेकेंड लगेगा, 1 रेडियन और जाने में 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एंगल पे आया ये, हमने यहाँ से देखा, धक्का मारा, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे इसका जीरो था एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे आके इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 1 सेकेंड के बाद 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाती है। तो हमसे पूछा गया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो आंसर है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो तो हम यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन था v2 माइनस v1 by t2 माइनस t1। इन द सेम वे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय डेल्टा टी। इसको लिख सकते थे हम लोग डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बाय डेल्टा टी। इसका सिंबल अल्फा होता है, इसका सिंबल ए होता है। इंस्टेंट की बात की जाए अगर, तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम अल्फा इंस्टेंट की बात करें तो डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, इसको नोट कर दो एक बार। वी स्टार्टेड विद द बेस वेरिएबल एंगल, ठीक है, और उसी से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बनाते हैं। और इसमें एक चीज याद रखना कि एंगुलर एक्सेलरेशन हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जिधर भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, उधर ही एंगुलर डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो, मैं अभी रिजॉइन नहीं करना, जैसे मान लो कि जैसे एक यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ये ऐसे दिखाई, ठीक है, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2, ठीक है। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, उसकी मान लो घूम कैसे रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा ना, तो सर्कल में घूम रहा होगा, उसकी ऐसी होगी। हमने उस पर क्या किया, टॉर्क अप्लाई किया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। देखो अब ये घूम ऐसे ही रहा है, लेकिन रफ्तार बढ़ गई घूमने की, अब लाइन बड़ी बना दी हमने। पूछा जाएगा कि बताओ इस केस पे अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा।
तो हमने देखा कि व्हाट इज डेल्टा ओमेगा ही है, ये पार्ट हो जाएगा डेल्टा ओमेगा ना। तो डेल्टा ओमेगा किधर है, अपवर्ड है ना, डिस माइनस डिस किधर होगा, अपवर्ड होगा। तो अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा अप। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई फिगर बनाया जाता, यहाँ पर हमसे बोला गया कि यहाँ पर किसी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसा है, और उसके बाद ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। पहले ज्यादा थी, अब कम होगी, ठीक है, मतलब बॉडी यहाँ पे स्लो हो गया। वेक्टर में लाइन बड़ी होती है तो वो हमको मैग्नीट्यूड दिखाता है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या कम होगी ना, कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, पहले मान लो 10 थी, ठीक है, बाद में मान लो कितनी रहती है, 8 हो जाती, तो कम हो गई, 8 - 10 कितना हो गया, -2 हो गया, कम हुई ना। मुझे लगा अल्फा यहाँ पे किधर होगा, अल्फा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा ओमेगा नीचे होगा, तो पे अल्फा भी किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम लोग को कभी भी इधर भी डेल्टा ओमेगा की डायरेक्शन होगी, ठीक है, हम उधर से निकाल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन है सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डेल्टा ओमेगा। उसके बाद कुछ देखो छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुमको सर्कुलर मोशन में भी काम आएंगी, कि जो अल्फा होता है ना, ठीक है, कहते हैं कि अगर मान लो अगर अल्फा प्लस तो वो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता है, अगर अल्फा माइनस है तो वो एंगुलर वेलोसिटी को घटाता है। दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है, याद रखना है क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर अल्फा पॉजिटिव होता है तो ओमेगा बढ़ता है, दिस इज रॉन्ग। अल्फा नेगेटिव होता है तो ओमेगा घटता है, दिस इज रॉन्ग। सही बात क्या है, करेक्ट थिंग ये होती है ना इसमें, कि अगर अल्फा और ओमेगा हैव सेम साइन, भले दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, हैव सेम साइन, देन ओमेगा इंक्रीजेस। अल्फा एंड ओमेगा हैव opposite sign, then omega decreases, ठीक है। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, और इसकी हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन भी लेते हैं, हमको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि देखो, मान लो हमको ओमेगा दिया गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 डेल्टा टी अल्फा। अब यहाँ पे अगर मान लो हमको ओमेगा 1 दिया गया 6, ये बाद में हो जाता है 9, ये हमको दिया गया 6, ये बाद में हो जाता है 3, ये हमको दिया गया -6, ये बाद में हो जाता है -3। हाँ, दोनों नेगेटिव हो तो भी घटेगा वो, देखो अभी कैसे तो भी वो ओमेगा जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अभी टाइम है कितना, 1 1 1, ठीक है। जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, तो साइन को वहां पे इग्नोर कर दो, साइन को नहीं देखना वहां पे। देखो ओमेगा 1 कितना, अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 6 दैट इज 3, 3/1 दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 3 - 6 कितना हो जाएगा, 3 - 6 हो जाएगा -3, -3/1 कितना हो जाएगा, -3, -3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 + 6 हो जाएगा 3 रेडियन पर, है ना, -3 + 6 दैट इज 3/3। अब जरा यहाँ पर देखो तो ये अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और इनिशियली भी पॉजिटिव था, तो प्लस प्लस तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो 9, यहाँ पे ये प्लस है लेकिन अल्फा कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है, अपोजिट साइन का है, तो ओमेगा घटा कि नहीं घटा, देखो खाली वैल्यू की बात करो। यहाँ पर देखो नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, अपोजिट साइन का है, तो वैल्यू घटेगी, तो 6 से घट के कितनी हो गई,
3 होगी। माइनस साइन से मतलब वैल्यू जब देखते हैं तो माइनस साइन से मतलब नहीं रखना है, बिकॉज माइनस साइन हमको सिर्फ इतना बताता है कि वो ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। और तुम कभी सोचो ना ध्यान से, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज में तुम अगर फिंगर्स को टर्न करो ना, हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मतलब अगर मान लो मेरे पास प्लस साइन है, मतलब बॉडी कैसा घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ओमेगा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर नेगेटिव है तो वो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो माइनस प्लस खाली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है, और हमको उससे वैल्यू से कोई मतलब नहीं। समझ में आ गई बात सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसमें से देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं हमारे सामने। यहाँ पर हमें ऐसा बोल दिया जाएगा कि ऐसे करके यहाँ पे ये ओमेगा है और ये अल्फा का ग्राफ। ठीक है, ये ऐसे करके आपने कोई ग्राफ का ऐसा कोई पैटर्न बना, ठीक है। ये अल्फा है, ये ओमेगा है। ये टाइम हमको दिया गया है 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हमको दिया गया है, मान लो ये टाइम है 3 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है कि घट रही है। तो एक तरीका देखो इसको इंटरप्रेट करने का, तो कि भाई ओमेगा तो हमको क्लियरली दिख रहा है। ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक फिगर है, तरीका समझाने का, ठीक है। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि अल्फा और ओमेगा का साइन कैसा है, तो बोले कि यहाँ पे ऊपर अल्फा पॉजिटिव है 0 से लेकर 2 तक की, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, एंड 3 से लेकर के 4। 3 केसेस जो हमने बांट दिया इसको। 0 से लेकर 2 में अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे अल्फा कैसा है, साइन कैसे अल्फा की, तो हम क्लियरली देख रहे हैं अल्फा जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन का, ओमेगा भी कैसे साइन का, पॉजिटिव साइन का। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा और ओमेगा दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो यहाँ से हमने क्या देखा, ये ऐसे है कि ये बढ़ रही, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर 2 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में, ठीक है, जो ओमेगा है वो कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा कैसा है, अल्फा तो नेगेटिव है। तो ओमेगा और अल्फा कैसे नेगेटिव साइन की, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज कर दिया ऐसे करके। अगर हमसे पूछा जाएगा 3 और 4 सेकेंड के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि वो ये नीचे जा रही है ना, ये ओमेगा ऐसे ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नीचे अगर जा रही है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसी जा रही है, नेगेटिव जा रही है। और अल्फा भी कैसा यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि देख लो ये लाइन नीचे जा रही है ना, दोनों सेम साइन के, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो बढ़ रही है ना, ठीक है। ऐसे करके हमको पूछा जा सकता है कि बताओ क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे में आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे, जहां पर हमको ये चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अल्फा को प्लस माइनस नहीं देखना, अल्फा और ओमेगा को कंपेयर करना है, दोनों की सेम साइन है तो ओमेगा उससे बढ़ेगा, और अगर दोनों की अपोजिट साइन होगी तो उससे ओमेगा घटेगा। क्लियर? चलो आज के लिए काफी इतना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे जो है ना, तो आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाय।